तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो वीडियो है स्टोक्स थ्योरम के ऊपर है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, जिन्हें नहीं पता बता देते हैं कि यह बीएससी फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 15 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि लगभग हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो स्टोक्स थ्योरम है इसका यूज़ क्या है, यानी इसका उपयोग क्या है। तो स्टोक्स थ्योरम का उपयोग होता है लीनियर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलना। यानी कि यह थ्योरम जो है लीनियर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करती है और उसी तरह से सरफेस इंटीग्रल को भी लीनियर इंटीग्रल में चेंज करती है। तो ये तो हो गया इसका यूज़। अब बात करते हैं जो इस थ्योरम है इसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में है किसी वेक्टर फंक्शन ए के फ्लस्क का कर्ल, यानी ये स्टेटमेंट का मतलब है कि ये थ्योरम है। तो किसी वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर के फ्लस्क का कर्ल किसी दिए गए सरफेस को सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ए के उस सरफेस की बाउंड्री के परिता लीनियर इंटीग्रेशन के बराबर होता है। अरे बहुत कठिन है, आपको लग रहा होगा ऐसा, पर ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको बताते हैं बहुत ही इजी वे में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कर्ल ए का क्या सरफेस इंटीग्रल किसके बराबर है, लीनियर इंटीग्रल ऑफ एक ए फंक्शन के लीनियर इंटीग्रल के कर्ल के बराबर है। तो ये हो गया कर्ल का लीनियर इंटीग्रल ए का, ये हो गया सरफेस इंटीग्रल कर्ल ए का, दोनों आपस में क्या है, बराबर। अब बात करते हैं इसकी प्रूविंग कैसे करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फिगर है ये, तो ये है हमारा कोई सरफेस है। अब ये हमारे यहाँ पर छोटे छोटे ये इसके कर्ल हैं। अब ये जो इसका फ्लस्क है, ये हो गया इसका फ्लस्क, यानी ये लंबवत रेखाएं, चुंबकीय बल क्षेत्र के जो लंबवत रेखाएं होती हैं फ्लस्क कहते हैं। तो ये हो गया इसका फ्लस्क। अब बात करते हैं इसकी प्रूविंग के बारे में। तो माना एक सरफेस एस है जिसकी बाउंड्री सी है। बाउंड्री सी के अराउंड सरफेस एस के वेक्टर फंक्शन ए का लीनियर इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है। ये लीनियर इंटीग्रल अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो यानी ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। अब लीनियर इंटीग्रल ऑफ ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ कर्ल इंटीग्रल ए वेक्टर डी एस वेक्टर। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब बात करते हैं इसे प्रूव कैसे करना है। हमने एक सरफेस लिया एस। अब इस सरफेस एस के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। तो सरफेस एस के दो पार्ट हैं, तो ये हो गया सरफेस। अब इसके S1 और S2 ये दो पार्ट हो गए। अब S1 S2 दो पार्ट हो गए, तो जब सरफेस डिवाइड हो रहा है तो उसकी बाउंड्री भी डिवाइड होगी, और बाउंड्री थी C तो C1 C2 में डिवाइड हो गई। अब अगर इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने इसे दो भागों में तोड़ा, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वैसे हम इसके बहुत सारे पार्ट कर दें। जैसे यहाँ पर S1 S2 S3 S4 S5 ऐसे ऐसे करते करते Sn तक तोड़ दें इसे, तो ये जो थ्योरम है कुछ इस तरह से हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ C1 ए वेक्टर डी आर वन वेक्टर प्लस ये इंटीग्रल C2 का ए डी आर टू वेक्टर। इस तरह से करते करते ये डी आर एन वेक्टर तक Cn तक हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब भी इस तरह की कोई सीरीज मिलती है तो हम इसे जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर सिग्मा लगा देते हैं। तो यहाँ सिग्मा लग गया है, और हमारा इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी आर वन डी आर आई वेक्टर। अब यहाँ पर एन और आई का जो मान है, यहाँ पर हमने आई लिया वो है 1। इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम एस आई का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे दोनों भागों में। यानी इस तरफ भी एस आई का मल्टीप्लाई और इस तरफ डिवाइड भी एस आई का। ये कराने के बाद हम क्या करेंगे, जो n है उसके हमने यहाँ पर आपको बताया हम बहुत सारे भाग कर दिए हमने, यानी सैकड़ों भाग कर दिए, यानी n टेंस टू हमने इन्फिनिटी कर दिया, यानी n को हम नहीं गिन सकते। तो जब n हमारा इन्फिनिटी हो गया, यानी आप खुद ही सोचिए किसी चीज़ का आप अगर ये कोई आयतन है उसके आप बहुत सारे टुकड़े कर दें तो उसका जो आयतन होगा हर एक टुकड़े का वो तो कम हो जाएगा। तो जो SI है उस एक टुकड़े का आयतन जो है वो इतना कम हो गया कि टेंस टू ज़ीरो हो गया। अब वो टेंस टू ज़ीरो हो गया तो n का मान इन्फिनिटी और वो टेंस टू ज़ीरो हो गया। तो SI का मान ज़ीरो यहाँ पर रख दिया, SI टेंस टू ज़ीरो, लिमिट पुट करा दी। उसके बाद क्या है, हमारे पास आ गया ए वेक्टर डॉट डी आर आई वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे अपॉन में SI है। अब इस SI को भी हम टेंस टू ज़ीरो कर देंगे तो ये भी गायब हो जाएगा यहाँ से। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा कर्ल ए वेक्टर एन कैप के। अब आप कहेंगे कि यहाँ एन कैप कहाँ से आ गया। अब एन कैप जिसको नहीं पता, इसे एन कैप को 12th क्लास में कहते थे, 11th क्लास में, कि एन कैप को हम यूनिट वेक्टर कहते थे। और किसी भी यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर एन का मान हो गया 1, तो एन यहाँ पर इस तरह से आ गया।
अब क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या दो यूनिट्स थी यहाँ पर, दो दो विमाएँ थी हमारे पास, तो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल लग गया, तो कर्ल ए वेक्टर डॉट एन कैप डी एस हो गया। तो इस तरह से हमारी जो थ्योरम है बस प्रूव हो गई, और हमारे पास जो थ्योरम है ये प्रूव होकर आ गई कि इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ए यानी इंटीग्रल ऑफ कर्ल ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो इस तरह से हमने क्या है ये प्रूवमेंट पूरी कर ली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अक्सर वीडियोस में ऐसे ही डालता रहता हूँ हर एग्ज़ाम से रिलेटेड। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।